हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2021 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए, जिसमें कि टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है। फ्रेंड्स, उसका आज हम लोग सेट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सेट नंबर 1 और 2 को ऑलरेडी कवर कर लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन दोनों वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को यानी कि घंटे के निशान को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न देखिए। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, आप कोशिश करेंगे 5 से 7 सेकंड के बीच में अपना आंसर चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, असम के दूधनोई, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ दूधनोई, ठीक है। असम के दूधनोई और मेघालय के गारो हिल्स के बीच 131 किलोमीटर का रेल मार्ग चालू होने के बाद भारत में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ रेलवे लाइन नहीं है। देखिए, सिक्किम में भी जो है रेलवे मार्ग है। यह बंगाल के सिवोक, ठीक है, पश्चिम बंगाल के सिवोक और सिक्किम के रेंगपो के बीच में है। तो इस तरह से देखा जाए तो सिक्किम में भी रेलवे लाइन अब हो गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, रात्रि में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, इनको जाना जाता है खगोलीय पिंड के नाम से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बरमूडा जो ट्रायंगल है, बरमूडा त्रिभुज, वो कहाँ अवस्थित है। तो देखिए, जो बरमूडा ट्रायंगल है इसको डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको किस नाम से जाना जाता है, डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी इसको जाना जाता है। और बरमूडा त्रिभुज जो है यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। चौथा प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, विश्व की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं ये चोटियां नवीन मोड़दार पर्वतों में पाई जाती हैं। देखिए, नवीन मोड़दार या वलित पर्वत के जो उदाहरण है ये हिमालय है, अल्पाइन पर्वत है, रॉकीज है, एटलस है, ठीक है। और विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, इसकी आपको ऊंचाई भी ध्यान रखना है, 8,848.86 मीटर है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, नवीन मोड़दार पर्वत। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, पांचवा प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने अपर्दन चक्र को परिवर्तित किया। तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पैंक, ठीक है। यहाँ पैंक बना लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये जो मुख्य रूप से अपर्दन के जो प्रमुख कारण हैं ये क्या हैं, प्रवाहित जल हैं जो कि नदियों के द्वारा, हिमानी है, वायु है और लहर है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है। तो पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये तो पुरानी हो गई, ठीक है, नवीन जो है जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी, इसको क्या कहा जाता है। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को जो है इसको खादर कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ देखिए खादर भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा कि भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। तो फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा जो हिमनद है वो है गंगोत्री, ठीक है। यहाँ से गंगा नदी निकलती है। तो देखिए, गंगोत्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो रबड़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा जो है ये केरल में होता है। केरल इसमें सबसे अग्रणी राज्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड्स, दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य जो है ये भारत का सिक्किम है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 2016 में, ध्यान रखेंगे, 2016 में जो है विश्व का पहला जैविक राज्य इसे घोषित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है, तो ये लक्षद्वीप बना है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे अधिक असर पूर्वी बिहार में पड़ता है। तो देखिए, नॉर्वेस्टर या चक्रवातीय तूफान, इनका उद्भव होता है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, जिनका सबसे असर जो है अधिक ये पूर्वी बिहार में पड़ता है। उसके बाद देखिएगा,
देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि थॉर्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस जलवायु क्षेत्र में आता है। तो फ्रेंड्स देखिए बिहार का जो अधिकांश भाग है ये आता है CAW जलवायु क्षेत्र में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कोपेन पूछा जाता है, ठीक है। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार जो आता है ये आता है CWG जलवायु क्षेत्र में, ठीक है। और दक्षिण बिहार जो है ये AW जलवायु क्षेत्र में आता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार मैंने आपको अभी बताया है। राइट आंसर जो हो जाएगा थॉर्नथवेट के अनुसार ये हो जाएगा बिहार का जो अधिकांश भाग है ये किस जलवायु क्षेत्र में आता है, तो CAW ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 12 है कि बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बंगाल की मानसून शाखा से, ठीक है। बंगाल की मानसून शाखा से, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूर्वी समर्पित मालभाड़ा गलियारे का परिचालन नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है, बताइए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रयागराज में, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि संकोश नदी कहाँ प्रवाहित होती है। तो देखिए संकोश नदी जो है यह प्रवाहित कहाँ होती है, तो पश्चिम बंगाल एवं असम में। तो ऑप्शन नंबर ये सी राइट आंसर हो जाएगा। संकोश नदी उत्तरी भूटान से निकलकर ब्रह्मपुत्र नदी में बांग्लादेश असम बॉर्डर के पास जो है मिल जाती है। यह असम एवं पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा का निर्धारण भी करती है। उसके बाद देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स बीपीएससी का जो घटना चक्र आया है जिसमें कि 38वीं बीपीएससी से लेकर के 66वीं बीपीएससी तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं फ्रेंड्स उनको हमने सब्जेक्ट वाइज कवर किया हुआ, अलग अलग वीडियो में हमने अलग अलग सब्जेक्ट को कवर किया हुआ है। बहुत ही ईजी रहेगा आपकी क्विक रिविजन के लिए, सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस वन्य क्षेत्र एवं वहाँ पाए जाने वाले वृक्ष का मिलान सुमिलित नहीं है। तो देखिए इसमें से अगर हम बात करते हैं तो इसमें से आपका जो ऑप्शन बी जो दिया गया है ये सुमिलित नहीं है और ऑप्शन डी जो दिया है ये सुमिलित नहीं है, ठीक है। देखिए मध्य भारत में जो है, मध्य भारत में ये किस प्रकार के पाए जाते हैं, मध्य भारत में साल पाए जाते हैं, ठीक है, मध्य भारत में। और उच्च हिमालय में जो है, उच्च हिमालय में देवदार पाए जाते हैं। तो ये उलट के दे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विश्व एवं भारत के संबंध में हरित क्रांति के पिता हैं क्रमशः। तो विश्व हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा, बोरलॉग हो जाएगा, और भारत स्वामीनाथन हो जाएगा। तो देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी में देगा अर्नेस्ट बोरलॉग और स्वामीनाथन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर कि निम्न में से सही क्या है, बताइए। तो देखिए इसमें से जो सही दिया गया है खुदीराम बोस स्टेडियम ये मुजफ्फरपुर और जो मिथिलेश स्टेडियम है ये पटना में है, ठीक है। खुदीराम बोस स्टेडियम और मिथिलेश स्टेडियम ये पटना में है। उसके बाद देखिए राजेंद्र स्टेडियम जो है ये छपरा में है और इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है यह फ्रेंड्स कहाँ है, तो यह पूर्णिया में है, ठीक है। तो सही कौन हो जाएगा इसका, आपका ए हो जाएगा और सी हो जाएगा। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसको देखिए विधान परिषद के कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, बताइए। तो देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुल सदस्यों का 5/6 भाग। देखिए विधान परिषद की संख्या का 1/3 भाग सदस्य स्थानीय निकायों से, 1/12 भाग जो सदस्य हैं ये जो होते हैं कहाँ से, स्नातक निर्वाचन से, ठीक है। फिर 1/12 भाग जो सदस्य होते हैं ये शिक्षक निर्वाचन से, 1/3 भाग जो सदस्य होते हैं ये विधानसभा से निर्वाचित होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, देखिए यहाँ पर मिलान करना है। तो देखिए धन विधेयक किस में है, 110 में। उसके बाद वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में। उसके बाद विनियोग विधेयक ये हो जाएगा 114 में, और दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है ये 108 में। तो ये क्रम से दिया गया है। तो 1 2 3 4 देखिए कहाँ पर है, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो ये है आपका अनुच्छेद 164(1) में। तो देखिए 164 दिया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है। तो स्वर्ण सिंह समिति का जो संबंध है ये किससे है, मूल कर्तव्यों से है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज से है।
क्लियर। संविधान का जो 42वां संशोधन हुआ था 1966 में, फ्रेंड्स आपको याद होगा, इसी के तहत जो है शामिल किया गया था इनको, जो मूल कर्तव्य हैं इनको। वर्तमान में अगर हम बात करें तो 11 मूल कर्तव्य हैं, ठीक है फ्रेंड्स। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मूल कर्तव्य, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस संस्थाओं को विघटित नहीं किया जा सकता। तो विघटित राज्यसभा में नहीं किया जा सकता है और विधान परिषद को भी नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर इसका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो विधानसभा के उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसी तरह से लोकसभा में भी है। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। देखिए, बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री अधिकतम कितने समय तक पद पर बना रह सकता है। तो ये अधिकतम 6 माह तक, ठीक है। 6 माह में जो है उसको किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है, अन्यथा वो उसे जो है मंत्री पद त्यागना पड़ेगा। उसके बाद देखिएगा कि राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो राज्य मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति, ठीक है, और केंद्र का जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, इनमें से कौन भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। तो ये थी सुचेता कृपलानी और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और वहीं सरोजिनी नायडू जो हैं यह पहली महिला राज्यपाल हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए पुंछी आयोग का जो संबंध है ये किससे है। तो केंद्र राज्य संबंध से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि श्रम को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो श्रम को रखा गया है समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची। तो सही आंसर इसका देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और समवर्ती सूची में क्या होता है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों जो है इस मुद्दे पर कानून बना सकते हैं, यानी कि श्रम से संबंधित मुद्दे पर दोनों जो है केंद्र और राज्य कानून बना सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ट्रेजरी बिल कितने दिनों के लिए जारी किया जाता है। तो देखिए ट्रेजरी बिल जो है यह कितने दिनों के लिए जारी किया जाता है, बताइए। देखिए ये 3 प्रकार के होते हैं ट्रेजरी बिल, जो कि अलग अलग अवधि के लिए होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, अलग अलग अवधि के लिए होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक जो है 91 हो जाएगा, एक हो जाएगा 182 दिन, यहाँ मैं लिखता हूँ एक 91 दिन, एक हो जाता है 182 दिन, और एक होता है उसको 364 दिन के लिए जो है जारी किया जाता है। तो इसमें से राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। देखिए 91 है, 182 है और 364 भी दिया गया है। ट्रेजरी बिल आरबीआई द्वारा भारत सरकार को अल्पावधिक ऋण उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा प्रतिदिन कितना डॉलर से कम जीवन यापन करने पर निर्धारित जो है किया गया है। तो ये क्या है 1.9 डॉलर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि स्वामित्व योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, बताइए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामियों को संपत्ति कार्ड जारी करना, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भू सर्वेक्षण कारगर ग्रामीण क्षेत्रों से संपत्ति के स्वामियों को संपत्ति कार्ड जारी करने के लिए स्वामित्व योजना लागू किया गया है। उसके बाद देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों संघ शासित प्रदेशों का सही क्रम आपको बताना है। तो बताइए इसमें से सही क्रम क्या हो जाएगा। तो देखिए सही हो जाएगा गोवा, फिर सिक्किम, फिर दिल्ली। तो गोवा, सिक्किम, दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार भारत में भू जोतों का औसत आकार कितना है, बताइए, इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका कितना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो है ये आपका हो जाएगा आपका 2.66, ठीक है, 2.66 एकड़, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगर हेक्टेयर में पूछा जाए तो हेक्टेयर में भी याद रखिएगा 1.08 हेक्टेयर, ठीक है, और एकड़ में 2.66, इसको आप चेंज करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो इसमें से सही जो दिया गया है वो वित्त आयोग का प्रधान जो है संविधान का अनुच्छेद 280 में है, सही है। संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आगमों की का वितरण करता है, सही है।
राज्यों को सहमता अनुदान करने के लिए सिद्धांत का निर्माण करता है, सही है। तो सभी सही हैं, तो इस तरह से देखा जाएगा तो 1 2 3 तीनों सही है, तो तीनों तो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि नीली अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। तो नीली अर्थव्यवस्था का संबंध जो है समुद्री संसाधन से है, ठीक है। नीली अर्थव्यवस्था इट मीन्स कि मत्स्य उत्पादन से है, तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर इसका हो जाएगा इनमें से सॉरी समुद्री संस्थान हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत में कब तक औसत अनुमानित आयु 70 वर्ष करने का लक्ष्य है। तो यह है 2025 तक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए कितनी राशि ग्रामीण इलाकों में प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है। तो ये आपको पता होगा अगर आप गांव में रहते हैं तो 12,000 रुपये, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत कब तक हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो फ्रेंड्स ये रखा है 2024-25 तक। देखिए 2024-25 तक, तो यहाँ पर देखिए 2024-25 आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए और इस वर्ष जो है 50,000 करोड़ का जो है बजट निर्धारित किया गया है, इसके लिए ध्यान रखेंगे 50,000 करोड़ रुपये का। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2019-20 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना है। वर्तमान मूल्य पर, तो देखिए वर्तमान मूल्य पर ये कितना है, तो वर्तमान मूल्य पर जो है ये है आपका ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, माफ करेंगे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये वर्तमान मूल्य पर है, स्थिर मूल्य पर पूछा जाता तो हो जाता आपका कितना, स्थिर मूल्य पर इतना हो जाता, ठीक है। 4,000 कितना लिखा हुआ है, 4,14,997, ठीक है। वहीं अगर आपसे निवल राज्य घरेलू उत्पाद पूछा जाता तो ये कितना हो जाता, निवल पर ये हो जाता 15,62,710 करोड़। और वहीं निवल जो पूछा जाता निवल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर तो यह हो जाता 3,77,276 करोड़। क्लियर। प्रति व्यक्ति आय पूछा जाता वर्तमान मूल्य पर तो ये 50,735 रुपया हो जाता, और प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर पूछा जाता ये हो जाता आपका 34,413 रुपया। तो ये आंकड़ा आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बजट 2020-21 में लगभग कितने विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किए जाने की बात कही गई है। तो 15,000 से अधिक विद्यालय को जो है आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किए जाने की बात कही गई थी। तो राइट आंसर 15,000 देखिए कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बजट 2020-21 में किस वर्ष तक ब्रॉडगेज रेल मार्गों का 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये रखा गया 2000 कब तक, 23 तक, ठीक है, ध्यान रखेंगे 2023 तक। तो 2023 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत वापस लौटे थे। तो ये लौटे थे कब, 9 जनवरी 1915 को। तो देखिए 9 जनवरी के दिन प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि प्रांतों में शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था। तो देखिए प्रांतों में पूछा गया, प्रांतों में द्वैध शासन यहाँ बना लीजिएगा, ज़्यादा उपयुक्त होगा, ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था जो है ये किस अधिनियम के तहत, तो 1919 हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर केंद्र में पूछा जाता द्वैध शासन तो ये 1935 हो जाता। द इंडियन मुसलमान्स नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो सर विलियम हंटर, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सर विलियम हंटर। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। बिहार के गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन के समय भारत का गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन था। तो ये हुआ कब था, 1922 में हुआ था गया में, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। और फ्रेंड्स ये जो था उस समय कौन था, ये लॉर्ड रीडिंग के समय हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा देखिए लॉर्ड रीडिंग के समय चौरा चौरी कांड भी हुआ था 5 फरवरी 1922 को। स्वराज पार्टी का गठन भी किया गया था 1923 में, ठीक है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन का भारत में क्यों विरोध हुआ। तो इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। 3 फरवरी 1928 को, ध्यान रखेंगे 3 फरवरी 1928 को जो है साइमन कमीशन कहाँ पहुंचा था, मुंबई पहुंचा था। क्लियर। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें से सी हो जाएगा, इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए सर्वप्रथम किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी। तो मोतीलाल नेहरू की, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदों को तैयार करने के लिए एक 8 सदस्यों वाली समिति बनाई गई थी 28 अगस्त 1928 को। 28 अगस्त
1928 को जो है यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें से, तो बटलर कमेटी का गठन कब हुआ था? देखिए, बटलर कमेटी का 1927 में। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो इनको 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, ठीक है, 23 मार्च 1931 को। उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो ये चला था नवंबर से लेकर के जनवरी 1931 तक, ठीक है। तो 1930-31 हो जाएगा इसका, 30 में स्टार्ट हुआ था 1930 नवंबर में, और ये चला था आपका जनवरी 1931 तक। इसको याद रखेंगे, 1930 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे, 1930-31 लिख देता हूँ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, 5 मार्च 1931 को। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, तो 6 अप्रैल 1930 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आप लोग अब मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अष्टप्रधान के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो देखिए, 8 मंत्रियों का परिषद था, बिल्कुल जो है ये सत्य दिया गया है। मंत्रियों को कोई विशेष अधिकार नहीं था, ये भी सही है। मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे, ये भी सही है। मंत्री पद अनुवांशिक थे, ये गलत है, मंत्री पद अनुवांशिक नहीं थे, ठीक है। तो केवल 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1933 में निम्नलिखित में से किसने कहा कि एक राजनीतिक नेता के रूप में महात्मा गांधी जी असफल रहे थे? तो ये किसने कहा था, बताइए? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। सविनय आंदोलन के पश्चात 1933 में सुभाष चंद्र बोस एवं विट्ठल भाई पटेल ने घोषणा किया था कि महात्मा गांधी जी एक राजनीतिक नेता के रूप में असफल रहे थे। देखिए, विट्ठल भाई पटेल भी हैं और सुभाष चंद्र बोस भी हैं, तो एक से अधिक राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसने 1839 में कोलकाता में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी? तो ये किसने किया था? देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किया था, ठीक है, 1839, ध्यान रखेंगे, ठीक है, देवेंद्रनाथ ठाकुर या देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, निम्न में से कौन युवा बंगाल आंदोलन से संबंधित था? तो ये कौन था फ्रेंड्स, बताइए? तो ये थे कौन? हेनरी विवियन डेरोजियो, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसे लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसने पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना की थी? बताइए? तो देखिए, 1890 के दशक में किया गया था, और 1890 के दशक के उत्तरार्ध में आप कह सकते हैं, ठीक है, पंडिता रमाबाई के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सिंह सभा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए? तो देखिए, इसमें से सभी कथन सही दिए गए, आप पढ़ लीजिएगा सभी कथन को, रोक करके वीडियो को पॉज करके। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऊपर में से एक सदी, क्योंकि सभी सही दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो देखिए, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, ये सही है। सती प्रथा 1829 में प्रतिबंधित किया गया था, और शारदा अधिनियम 1930 में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस आदिवासी विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठों के माध्यम से प्रसिद्ध किया था? तो ये था सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। बुंदेलखंड के बुंदेला विद्रोह का नेता कौन था? तो 1842 में बुंदेला विद्रोह हुआ था, जिसमें सामूहिक रूप से अंग्रेजों का हिंसक प्रतिकार किया गया था, ठीक है। और मधुकर शाह और जवाहर सिंह के नेतृत्व में हुआ था, मधुकर शाह और जवाहर सिंह। देखिए, पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये पश्चिम बंगाल में हुआ था। और देखिए, करम शाह जो थे, इनके पुत्र टीपू जो था, ये इसका नेतृत्व किया था। तो करम शाह और टीपू दोनों ध्यान रखना है, कभी कभी दोनों दिया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? तो पहली बार जीता था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। उसके बाद देखिएगा कि वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ निम्नलिखित में से कौन है? तो ये हो जाएगा आपका शुल्ब सूत्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये एक अज्ञात नाविक जो था, ऑप्शन नंबर डी, देखिए अज्ञात नाविक समूह हो जाएगा। कौन इसमें से किस पुस्तक के रचयिता कालिदास हैं? तो कालिदास हो जाएगा इसमें से, देखिए ऋतु संहारम,
उसके बाद और भी है रघुवंशम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम। ठीक है फ्रेंड्स, अभिज्ञान शकुंतलम। उसके बाद अगर हम बात करें मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस जो है ये किसके द्वारा लिखा है? शूद्रक के द्वारा। अष्टाध्यायी पाणिनि का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और महाभाष आप बताइए मुझे, ठीक है, महाभाष किसका है आप मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए, खादानों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? तो फ्रेंड्स ये हुई थी नवपाषाण काल में। ठीक है, नवपाषाण काल। देखिए राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख किसमें मिलता है बताइए? तो देखिए फ्रेंड्स, नचिकेता और यमराज के बीच जो संवाद हुए थे उसका उल्लेख जो है कठोपनिषद में मिलता है। तो कठोपनिषद देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये माना जाता है पूर्व आर्य काल से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? द्वार समुद्र जो था ये होयसल वंश की राजधानी थी। और होयसल वंश का संस्थापक कौन था? तो विष्णु वर्धन था। ठीक है, कौन था फ्रेंड्स? विष्णु वर्धन था, ध्यान रखेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो पढ़ा था किसने? सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। 1837 में इसने सफलतापूर्वक पढ़ा था। उसके बाद अगर बात करें खोजा किसने, तो 1750 में जो है ये खोजा था किसने? पाद्रेटी फेलनथेलर के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। तारीखे शेरशाही की रचना किस शासक के समय हुई? तो देखिए, तारीखे शेरशाही अकबर के आदेश पर अब्बास खां शेरवानी के द्वारा लिखी गई थी। अब्बास खां शेरवानी के द्वारा। तो ये अकबर के समय में अब्बास खां शेरवानी के द्वारा। उसके बाद देखिएगा कि शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान कौन था? तो ये था इल्तुतमिश। तो देखिए इल्तुतमिश ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। दीवाने अमीर कोही या फिर अमीर कोही क्यों लिखा जाता है? दीवाने कोही लिखा जाता है, दीवाने अमीर कोही, या कभी कभी दीवाने कोही मिलेगा आपको। तो ये जो था किस प्रकार का विभाग था? तो देखिए ये जो था फ्रेंड्स एक कृषि विभाग था जिसकी स्थापना किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है, तो कृषि हो जाएगा। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक को मनियरों का राजकुमार कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है। मनियरों का राजकुमार, यहाँ लिख देता हूँ, मनियरों का राजकुमार किसको कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। पाल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गोपाल ने किया था 750 ईस्वी में, गोपाल हो जाएगा। राजधानी इनकी कहाँ थी? मुंगेर थी। देखिए निम्नलिखित में से किसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? मध्यकालीन यात्री पूछा जा रहा है तो ये कहा जाता है मार्को पोलो को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तूतीनामा किस चित्रकार की प्रमुख कृति है? तो तूतीनामा जो है यह दसवंत की है। ठीक है, दसवंत की। देखिए दसवंत और बसावन जो थे ये अकबर के समय के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसने सिर ए अकबर के नाम से, दरअसल इस तरह से लिखा रहता है सिर ए अकबर के नाम से जो है उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था? तो ये करवाया था शाहजहां का पुत्र जो था दारा सिकोह, इसी ने करवाया था। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? देखिए राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन किया था किसने? बहलोल लोदी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण साथियों के साथ समेत किस जेल से भागने में कामयाब रहे थे? तो ये रहे थे हजारीबाग सेंट्रल जेल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इनको कहाँ रखा गया था? तो इनको जो है हाजीपुर सेंट्रल जेल में भेजा गया था। और 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात को जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ, साथी कौन थे? रामानंद मिश्र थे, योगेंद्र शुक्ल थे, गुलाब चंद्र गुप्त थे, सूरज नारायण सिंह थे, इन सब के साथ ये भागने में सफल रहे थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हजारीबाग सेंट्रल जेल। अच्छा, बांकीपुर में किनको रखा गया था आप मुझे बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि दिल्ली सल्तनत की किस सुल्तान ने मुंगेर के क्षेत्र को बिहार एवं बंगाल की सीमा रेखा निर्धारित किया? तो ये क्या था? किसने? सिकंदर लोदी ने, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सिकंदर लोदी ने लगभग 1504 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे 1504 ईस्वी में बंगाल के शासक के साथ संधि कर मुंगेर के क्षेत्र को बिहार और बंगाल की सीमा रेखा निर्धारित किया था। उसके बाद देखिए बिहार के प्रकाशित होने वाला किस समाचार पत्र के संपादक को हटा करके ब्रिटिश प्रशासन ने कनिंघम को संपादक नियुक्त किया? तो ये था बिहारी। ठीक है, बिहारी पत्रिका जो था इसका संपादक कौन करते थे? तो महेश्वरी बाबू करते थे, बाबू महेश्वरी प्रसाद। इनको हटा करके कनिंघम को जो है संपादक बनाया गया।
असहयोग आंदोलन के दौरान किस बिहारी ने राय साहब की उपाधि लौटा दी और अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये थे फ्रेंड्स कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भाई साहब थे। कौन? उनका नाम था महेंद्र प्रसाद। ठीक है, महेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन सा देश एससीओ का 9वां सदस्य देश बना है? तो देखिए, भारत और पाकिस्तान भी इसके सदस्य हैं। इसके सदस्य देश अब 9 हो गए हैं। अभी जो है ईरान बना है। अब कौन कौन से सदस्य हो गए हैं? तो चाइना है, रूस है, कजाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, भारत है, पाकिस्तान है और अब ईरान हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ओलंपिक 2020 में पदक विजेता एवं संबंधित खेल के मिलान में कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, इसमें से जो सही नहीं दिया गया है वो आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इसमें से बात करते हैं रवि कुमार दहिया, तो इन्होंने 65 किलोग्राम में नहीं 57 किलोग्राम में जो है रजत पदक जीता है। क्लियर? और देखिए बजरंग पुनिया जो है ये 57 किलोग्राम में नहीं, ये 65 किलोग्राम में जो है इन्होंने पदक जीता है। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में। तो इस तरह से देखा जाए तो सुमेलित नहीं हो जाएगा बी और सी। बाकी सभी मीराबाई चानू भारोत्तोलन में, उसके बाद लवलीना बोरगोहेन 59 किलोग्राम में इन्होंने कांस्य पदक जीता। चलिए, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। भारत की ओर से 201 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में कप्तानी करने वाले विराट कोहली कौन से कप्तान बने हैं? तो ये तीसरे कप्तान बन गए हैं। ठीक है, इससे पहले जो थे अजरुद्दीन थे और महेंद्र सिंह धोनी थे, और ये अब तीसरे कैप्टन बन गए हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के महासचिव पद पर निम्न में से किसे दोबारा सर्वसम्मति से चुना गया है? तो यह है एंटोनियो गुटेरस, ये पुर्तगाल के हैं, ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन से महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय एवं दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई हैं? तो देखिए, सैफाली वर्मा है। ठीक है, और इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट मैच चल रहा था उसमें जो है सैफाली वर्मा, जहां डेब्यू मैच में ही इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाया, वहीं ये जो है दूसरी ओर डेब्यू मैच में दोनों पारियों में अर्धशतक भी लगाए थे इन्होंने, और ऐसा कारनामा करने वाली ये भारत की पहली है और दुनिया की चौथी बन गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। सैफाली वर्मा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले किस अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी को जज के रूप में नामित किया है? तो यह है महमूद जमाल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हीरे की खोज की गई है, डायमंड की खोज की गई है? तो ये किया गया बोत्सवाना में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये बनाया जाता है 20 जून के दिन, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये बन गया है अल सल्वाडोर। निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया है? तो यह फ्रेंड्स डिंको सिंह। ठीक है, नाम ध्यान रखेंगे इनका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक के लिए ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? गुजरात सरकार ने। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत दर से बढ़ने का अनुमान लगाया? विश्व बैंक ने, तो विश्व बैंक ने लगाया है कितना? 7.5%। वहीं IMF अगर पूछा जाता है तो ये 8.5% लगाया है। किस राज्य के वाटर ब्यूरल को जो मूवी है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो ये वाटर ब्यूरल जो है ये अरुणाचल प्रदेश की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विश्ववीर आहूजा को किस बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? तो ये है RBL बैंक के, RBL बैंक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की? तो यह है दिल्ली सरकार। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद या यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए 2022-24 की अवधि के लिए चुना गया है? तो ये हो जाएगा अपना प्यारा भारत है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2021 में रामसर सूची में शामिल होने वाली भारत की आर्द्रभूमि नहीं है? तो देखिए सभी को किया गया। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, यह हरियाणा में है। विंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ है?
बताइए भिंडवास जो है ये भी हरियाणा में है, वधावन और थोल वन्य अभयारण्य ये गुजरात में है, इनको भी शामिल किया तो ऊपर में से सभी हैं ये, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दो ऊपर हरियाणा के हैं और ये दोनों गुजरात के हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना की शुरुआत की है? शुभारंभ किया है अनुप्रीति कोचिंग योजना, तो ये क्या है, राजस्थान सरकार ने। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में जो है 3 जून 2021 को निधन हो गया? तो देखिए इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था, मेरे ख्याल से 2020 में इनको सम्मानित किया गया था, तो ध्यान रखेंगे ये मॉरिशस के थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किनको किया गया है? सैन्य नर्सिंग सेवा के उप महानिदेशक ब्रिगेडियर SV सरस्वती को, ठीक है, SV सरस्वती को। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया है जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में तीसरा है? तो फ्रेंड्स ये है सजग, ठीक है, ध्यान रखेंगे सजग हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका मालदीव हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे मालदीव हो जाएगा। मालदीव की राजधानी माले है, ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो ये हैं AK मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष निम्न में से किससे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया TV नरेंद्रम को। उसके बाद देखिए गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2021 के विजेता कौन? देखिए 6 लोगों को यह प्रदान किया गया है, यहाँ पर पूरी लिस्ट है, आप देख सकते हैं। तो इनमें से देखिए बिलाल जो है, मैदा बिलाल, इनको दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की 0 से 18 वर्ष तक की कुल आबादी का हिस्सा कितना बिहार में निवास करता है? तो ये करता है 11%, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार का पहला पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन किस पक्षी अभयारण्य में किया गया? तो देखिए ये किया गया कहाँ? तो नागी और नकटी पक्षी बिहार में पक्षी अभयारण्य नागी और नकटी जमुई में, ठीक है, तो 1 से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के सरकारी स्कूलों में नामांकन के लिए 8 मार्च 2021 से शुरू किए गए विशेष अभियान का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका नाम है प्रवेश उत्सव, ठीक है, प्रवेश उत्सव, देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, प्रवेश उत्सव। बिहार के किस स्थान पर केंद्रीय जल एवं शक्ति अनुसंधान केंद्र का गठन किया जा रहा है? तो ये किया रहा है सुपौल जिला में वीरपुर में, ठीक है, सुपौल जिला में है वीरपुर, यहीं पर सुपौल भी आप ध्यान रखेंगे सीधे। उसके बाद देखिए बिहार की पहली और देश की दूसरी बड़ी नदी जोड़ो परियोजना को मार्च 2021 में मंजूरी दी गई, इस परियोजना पर कितना खर्च आएगा? तो देखिए बिहार की पहली कोसी मेची परियोजना जो है, कोसी मेची परियोजना, इसको जो है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की मंजूरी प्राप्त हो गई है 4900 करोड़। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4900 करोड़ की योजना का 90% खर्च केंद्र और इसका जो 10% खर्च है वो राज्य सरकार उठाएगी। बिहार के किस साहित्यकार के जीवन पर 45 मिनट की फिल्म संवदिया बनाई गई है? तो ये संवदिया जो है ये बनाई गई है फणीश्वर नाथ रेणु के जीवन पर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य हो तो पदार्थ है, तो अगर वो शून्य है तो वो पदार्थ प्रति चुंबकीय है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। उसके बाद देखिए किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है? तो देखिए ये होती है चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। देखिए टेस्ला इकाई है, तो टेस्ला जो है यह चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि MRI मशीन, ठीक है, MRI मशीन में इनमें से किसका प्रयोग होता है? MRI का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको भी ध्यान रखना है, इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, इमेजिंग होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें होता है कौन सा तरंग? तो इसमें हो जाएगा आपका चुंबकीय तरंग, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? ऑब्वियसली गामा किरण की होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो देखिए इसमें से नहीं किया जाता है आपका हीलियम का,
यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम इनका किया जाता है। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, ध्यान रखेंगे। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो जो लास्ट प्रोडक्ट है इसका, ये क्या है? सीसा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह, तो ये आर्यभट्ट है। 1975 में इसे जो है प्रक्षेपित किया गया था, आर्यभट्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? तो देखिए इसका रंग जो होता है लाल और गुलाबी भी कहीं आपको मिलेगा, ठीक है, और कहीं नारंगी भी मिलेगा। तो लाल और गुलाबी भी होता है और नारंगी भी आपको कहीं कहीं इसका रंग लिखा मिलेगा। तो इसमें इस तरह से प्रश्न में हम उपयुक्त में से एक से अधिक लगा देंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से लाल भी होता है और नारंगी भी होता है। बाकी आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा। देखिए जंतु वसा में सामान्यतः क्या होता है? तो इसमें होता है संतृप्त वसा अम्ल। ठीक है, संतृप्त वसा अम्ल, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो सबसे ज़्यादा अपघटक होते हैं। कौन होते हैं? अपघटक होते हैं। तो राइट आंसर इसका अपघटक हो जाएगा। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो सबसे पहले किसने किया था डीएनए का संश्लेषण? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। और डॉक्टर खुराना को शरीर विज्ञान यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखेंगे, हरगोविंद खुराना। शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? तो ये आरबीसी पहुंचाता है, लाल रुधिर कणिका। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो हीमोफीलिया जो है फ्रेंड्स, यह एक जेनेटिक रोग है, अनुवांशिक रोग है। इस रोग में रक्त के जमने या थक्का बनने की क्षमता समाप्त हो जाती है। तो ये हो जाएगा जेनेटिक अनुवांशिक रोग। औषधि का अवशोषण सबसे अधिक किस भाग में होता है? तो ये होता है अमाशय में। ठीक है, सर्वाधिक स्टोमक में होता है, अमाशय राइट आंसर इसका हो जाएगा। शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हाइपोथैलेमस करता है शरीर का ताप नियंत्रण, हाइपोथैलेमस हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से किस गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है? तो यूनिवर्सल गेट कहा जाता है किसको? NAND, जिसको नैंड गेट पढ़ते हैं, और नॉर गेट को जो है इनको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। नैंड और नॉर, ठीक है, नैंड को और नॉर को कहा जाता है। तो एक से अधिक हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो और गेट है और नॉट गेट है, इनको जो है बेसिक गेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? तो यह ग्रह जो है, यह कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, किन युग्मों में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? किन युग्मों में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र यानी सिमिलर जो है डायमेंशनल फार्मूला नहीं है? तो ये हो जाएगा बल और दाब का। देखिए बल और दाब का, बल का अलग होता है और दाब का अलग अलग होता है। बल का जो होता है ये हो जाएगा आपका कितना? MLT और ऊपर जो है -2 हो जाएगा। और दाब का क्या होता है? ML इनवर्स और T पर -2 हो जाएगा। तो ये है बल और दाब का, ये अलग अलग है तो ये हो जाएगा। बाकी आवेग, संवेग, कार्य ऊर्जा और भार बल का एक जैसा होता है। उसके बाद देखिए नीला थोथा, जिसको कि तूतिया कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है किसे? CuSO4 × 5H2O, इसका रासायनिक फार्मूला है ये। ठीक है, चलिए नीला थोथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होती है? तो प्रतिरक्षा प्रणाली जो इसमें प्रभावित नहीं होगी ये इन्फ्लुएंजा में नहीं होगी, बाकी पोलियो में, हाइड्रोफोबिया में और एड्स में जो तंत्रिका तंत्र है, ये प्रतिरक्षा प्रणाली है, ये जो है आपको प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किस ब्लड समूह को में एंटीजन यानी कि प्रतिजन अनुपस्थित रहता है? तो प्रतिजन जो है, एंटीजन जो है ये ओ में रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? तो ये वेंडा ने किया था, कार्ल और वेंडा ने, कार्ल और वेंडा हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होगी? तो ये होती है CH4 यानी कि मीथेन गैस। इनमें अम्लों का उसके स्रोत का सही मिलान नहीं है। तो देखिए सही मिलान जो नहीं है वो आपको बताना है, बताइए। तो देखिए इसमें से एसिटिक एसिड में आंवला नहीं होगा, आंवला में जो है विटामिन C पाया जाता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड होगा। और यहाँ विटामिन D देख रहे हैं, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड जो है इमली और अंगूर में बिल्कुल पाया जाता है टार्टरिक एसिड। तो इसमें से देखिए दही में लैक्टिक एसिड, बेंजोइक एसिड, चींटी में बेंजोइक एसिड नहीं पाया जाता है, इसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये हो जाएगा और आपका इसमें से आपका C हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका देखा जाए तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 137 नंबर, इनमें से एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो एल्युमिनियम का जो अयस्क है वो है बॉक्साइट, उसके बाद क्रायोलाइट भी है, और फ्रेंड्स इसमें से कोरंडम भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। मैग्नेटाइट जो है ये लोहा का अयस्क है। जर्मन सिल्वर का मिश्रण, तो जर्मन सिल्वर में कॉपर होता है, जिंक होता है और निकिल होता है। कॉपर, जिंक और निकिल होता है। तो देखिए ऑप्शन में कॉपर, जिंक, निकिल नहीं दिया गया, तो इनमें से कोई नहीं होगा। उसके बाद देखिएगा 139 नंबर की सोडा ग्लास में मुख्य रूप से कौन कौन मिश्रित हैं? तो सोडा ग्लास में जो है ये मिश्रित कौन कौन से हैं? तो सोडा ग्लास में मुख्य रूप से सोडियम कार्बोनेट, उसके बाद बात करें कैल्शियम कार्बोनेट एवं सिलिका मुख्य रूप से पाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट और क्या मैंने बताया, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका। तो देखिए इसमें से कोई नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? फ्रेंड्स इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए, अपना स्कोर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी 141 से जो है मैथ के क्वेश्चन हैं, इनका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 525। पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर आपको उपलब्ध करवा दूंगा। सक्सेस केंद्रा के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, तो वहाँ जुड़ जाइए आप लोग। तो ये हो जाएगा आपका 3:2। उसके बाद 143 का जो है ये हो जाएगा आपका y² = XZ, y² = XZ या ZX। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 144 में देख लीजिएगा, इसका हो जाएगा 15 दिन। देखिए 15 दिन ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। उसके बाद 145 का जो है 900 रुपया हो जाएगा। उसके बाद 146 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका x = 2 हो जाएगा। x का वैल्यू इसमें से निकालना है, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा। और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 148, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा √2:1 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा 149 नंबर, इस सीरीज़ में अगला संख्या क्या होगा? तो ये 460 होगा। उसके बाद 150 आखिरी क्वेश्चन है। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। राइट आंसर इसका 2 हो जाएगा।